हेलो एवरीवन, शुरू करें वीडियो का काम लेके प्रभु का नाम राम राम राम। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर दैट इज़ कंपैरेटिव डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज दैट इज़ चाइना एंड पाकिस्तान। यानी कि कंपैरेटिव स्टडी होगी इंडिया चाइना पाकिस्तान की। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 1947 में, और चाइना का रिपब्लिक कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1949 में। नेक्स्ट है जो इसकी नेबरिंग कंट्री थी, यानी कि चाइना और पाकिस्तान और इंडिया में कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे। कौन कौन से? तीनों कंट्रीज़ ने प्लानिंग को डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाया था, यानी कि 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए थे। इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किए 1951 में, चाइना ने 1953 में, पाकिस्तान ने 1956 में। जो इंडिया के थे प्लान्स वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे वो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स थे। ठीक है जी। तीनों कंट्रीज़ में पब्लिक सेक्टर ने ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करा था। तीनों कंट्रीज़ की सिमिलर ग्रोथ रेट थी, पर कैपिटा इनकम थी टिल 1980 तक। ठीक है जी। नेक्स्ट, करंटली पाकिस्तान फॉलो कर रहा है 12th 5 ईयर प्लान, चाइना फॉलो कर रहा है 14th 5 ईयर प्लान। क्लियर? अब पब्लिक सेक्टर को ही क्यों इम्पोर्टेंट रोल दिया गया इंडिया और पाकिस्तान में? क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी इकॉनमीज़ क्या थी हमारी? बैकवर्ड, और बिग पुश चाहिए था। वो बिग पुश कौन दे सकता था? पब्लिक सेक्टर। बिग पुश का मतलब ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। चाइना ने क्या अडॉप्ट करा था? मॉडल ऑफ ग्रोथ, यानी कि दैट इज स्टैटिज्म। स्टैटिज्म मतलब होता है टोटली जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के हैंड्स में होंगे, उसे हम स्टैटिज्म मॉडल बोलते हैं। ठीक है जी। ऑनरशिप सारी किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास। तीनों जो प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगा। चाइनीज़ इकॉनमी क्लोज्ड इकॉनमी थी। इंडिया और पाकिस्तान की भी इंटीग्रेशन दूसरी इकॉनमीज़ के साथ थी, बट अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है जी। इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? इंडिया चाइना पाकिस्तान का स्ट्रक्चर। सबसे पहले चाइना की इंट्रो क्या है? चाइना वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रखता है कल्चर में, सबसे ओल्डेस्ट पीपल इसमें रहते हैं। ठीक है जी। रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है ये वर्ल्ड में, नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया। ठीक है जी। इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना है? 9.6 मिलियन। मोस्ट पॉपुलर कंट्री वर्ल्ड में है 137 मिलियन पीपल के साथ। ये 2015 का डाटा है। ग्रोथ रेट इसकी पर एनम 0.5% है। मेन लैंग्वेज सीनो तिब्बतियन है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी है ये, जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड्स में है। चाइना स्टैटिज्म को अडॉप्ट करता है, कमांड इकॉनमी मॉडल ऑफ ग्रोथ को अडॉप्ट करता है। चाइना की डेवलपमेंट को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, प्री 1978 और पास्ट 1978। यानी कि प्री 1978 में चाइना का क्या डेवलपमेंट का पाथ था? इसमें 2 इसके आए थे इम्पॉर्टेंट, इसमें 2 इसके इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स आए थे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अब ये JLF क्या था? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये JLF, ध्यान से करना इसको। 1958 में लॉन्च हुआ ये। इसका मेन पर्पस था चाइनीज़ इकॉनमी को मॉडर्न करना। इसी प्रोग्राम के अंडर पीपल को एनकरेज करा गया कि अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें। ठीक है जी। माओ जेडोंग ने ये प्रोग्राम शुरू करा था। इसमें रूरल एरियाज़ में कम्यून सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। कम्यून सिस्टम में क्या था? लोगों को बूस्ट करा गया था कलेक्टिव फार्मिंग के लिए। ठीक, अपनी लैंड को वो कल्टीवेट करें। बट ये कम्यून सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि ग्रेट ड्रॉट आ गया था। चाइना में एक सीवियर ड्रॉट आ गया था, 30 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी, और इसका रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया था। दैट्स वाई ये कम्यून सिस्टम अडॉप्ट नहीं हुआ था। जबकि इस कम्यून सिस्टम को कितने लोगों ने अडॉप्ट करा?
कवर करा था कितनी प्रोडक्शन को, 26,000 कम्यून सिस्टम उस टाइम अडॉप्ट किए गए थे, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ ड्यू टू दीज टू रीजंस, ए ग्रेट सीवियर ड्रॉट, ठीक। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट विद रशिया। नेक्स्ट आता है ग्रॉड प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। याद रखना ये जो JLF है 1958 में शुरू हुआ था, इसमें एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट किया गया था, बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करो, और दूसरा कम्यून सिस्टम को रूरल एरिया में डेवलप करा गया था ताकि एग्रीकल्चर को भी बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये 1966 से 76 तक चला था। 65 में माओ जेडोंग ने ही इसे शुरू करा था। इसमें क्या था, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल थे वो वर्क करने के लिए कंट्री साइड कंट्रीज़ में जाते थे, बट रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट होने के कारण, ठीक है जी, ये भी प्रोग्राम उसका विड्रॉल करना पड़ा क्योंकि प्रोफेशनल वहाँ स्टडी के लिए जा रहे थे, पर रशिया के साथ क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। कन्फ्लिक्ट होने के बाद प्रोफेशनल्स को क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। प्रोफेशनल्स को क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट फिर 1978 के बाद रिफॉर्म्स आए चाइना में। 1978 में रिफॉर्म्स आए, ठीक है। पार्शली प्रिंसिपल्स को फॉलो करा गया, यानी कि मार्केट फोर्सेस को इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया, इकोनॉमी को ओपन करा गया, ठीक है जी। इसमें क्या करा गया, दो काम किए गए, मार्केट इकोनॉमी बनाई गई, दूसरा इकोनॉमी को ओपन किया गया, क्योंकि चाइना का जो स्टैटिज्म था वो क्लोज्ड इकोनॉमी बेस्ड था। इन रिफॉर्म्स को 2 फेजेस में डिवाइड करा गया। फेज़ 1 में था, इनिशियल फेज़ में 3 सेक्टर्स को टारगेट किया गया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए उन्होंने कम्यून लैंड सिस्टम को अडॉप्ट किया, लैंड को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया और इंडिविजुअल हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया ताकि वो फार्मिंग कर सकें। नेक्स्ट उन्हें कहा गया कि सारी इनकम अपने पास रखो, सिर्फ नेसेसरी टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करो, बाकी सारी इनकम किनकी होगी, फार्मर्स की। ये फेज़ 1 था। फेज़ 2 में क्या था, रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए। इसमें प्राइवेट सेक्टर को इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को बोला कि प्रोड्यूस करो, और जो ये पब्लिक सेक्टर थे उन्हें कंपटीशन करना था प्राइवेट सेक्टर के साथ। ये फेज़ 2 में आया, ठीक है जी। ये पहला रिफॉर्म था। दूसरा रिफॉर्म उसका आया डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइजेस को फिक्स करा 2 वेज में। 2 वेज में कैसे, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बोला जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं आपके रिगार्डिंग, वो सेल और परचेज, उसका इनपुट और आउटपुट आप गवर्नमेंट के प्राइस के अकॉर्डिंगली करोगे। जो इसके अलावा ट्रांजैक्शंस हैं वो मार्केट प्राइस पे होंगी। जो फार्मर और इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग थी वो गवर्नमेंट के प्राइस पे होगी। जो इसके अलावा ट्रांजैक्शंस बच जाती थी मार्केट की, वो मार्केट प्राइस में होगी। नेक्स्ट रिफॉर्म था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ। ये इसलिए सेटअप किए गए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए और टैक्सेस और टैरिफ का बेनिफिट लिया जाए, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। नेक्स्ट पाकिस्तान आई। पाकिस्तान को इस्लामिक पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 में मिली। 1971 में इसकी वॉर हुई थी, ठीक है जी, इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड। अब नेक्स्ट कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था। इसका जोग्राफिकल एरिया है 796095, ये लर्न करना है, कर लो, नॉलेज के लिए है। अंडर फॉरेस्ट है 42300 स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना। ये 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है विद 188 मिलियन पीपल। पर 2016 के एस्टीमेट के अकॉर्डिंगली इसकी ग्रोथ रेट है 2.1%। इसके 1/3 पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। मिक्स्ड इकॉनमी है। एक बात और, डिफरेंट पॉलिसीज़ आई थी इसकी 1950 से 60 में। ये इंपॉर्टेंट है। पहले आया ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई, फिर पब्लिक सेक्टर के रोल को इम्पोर्टेंस दी गई ताकि कैपिटल गुड्स को नेशनलाइज किया जा सके, फिर प्राइवेट सेक्टर को भी रोल को भी इम्पोर्टेंस दी गई ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम को रिसीव करा है वेस्टर्न नेशन से या इमिग्रेंट्स के रेमिटेंसेस से। रेमिटेंसेस का मतलब होता है पैसे वापस करना। पाकिस्तान के जो रिफॉर्म्स थे वो 1988 में शुरू हुए थे। क्लियर हो गया, ये ऑल अबाउट द पाकिस्तान।
नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एरिया जहाँ पे इंडिया का एज ऊपर है पाकिस्तान से। इंडिया के पास ज़्यादा क्या है, स्किल्ड मैन पावर है, एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट बहुत है, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा एज किसके ऊपर है, जब कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान ऊपर है, चाइना ऊपर है या इंडिया ऊपर है। ये है इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर। अब है पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर कौन सा एज है, अर्बेनाइजेशन। देखो डाटा पढ़ के पता चल रहा है कि हमारी कंट्री कम अर्बेनाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अर्बेनाइजेशन किस में ज़्यादा है, पाकिस्तान में, पर इसकी लेस पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसकी पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं। चाइना किसका इंडिया के ऊपर है, देखो एग्रेरियन रिफॉर्म्स में, एक्सपोर्ट सिस्टम में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी में। ये तीन पॉइंट है तीनों कंट्रीज़ के, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है अब इंडिया पाकिस्तान की कॉमन सक्सेस स्टोरी। दोनों में जीडीपी पर कैपिटा इनकम, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, कंसीडरेबल रिडक्शन इन पॉवर्टी। कहने का मतलब है दोनों कंट्रीज़ में इन 3 टारगेट्स में इक्वल सक्सेस मिली थी। जीडीपी में राइज या पर कैपिटा इनकम की बात हो या सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ पे कम डिपेंडेंस होनी, अपनी कंट्री में ही सारी कंजम्पशन को पूरा कर लेना, दैट इज़ सेल्फ सफिशिएंसी, किसी पे डिपेंड नहीं होना। और पॉवर्टी को रिड्यूस करने की अगर बात हो तो इंडिया पाकिस्तान दोनों कॉमनली सक्सेसफुल थे इसमें। ठीक है जी। अब कॉमन फेलियर्स कौन कौन से इंडिया पाकिस्तान के, फिस्कल मैनेजमेंट यानी कि एक्सपेंसेस की मैनेजमेंट पुअर थी, पॉलिटिकल सर्वाइवल आ डोमिनेटिंग इशू यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोनों में कॉमन फेलियर थी। नेक्स्ट है इंडिया चाइना पाकिस्तान की कंपैरेटिव स्टडी, कौन कौन सी अचीवमेंट्स है, कौन कौन सी एक्सपीरियंस है। इसको 3 कैटेगरीज में 3 इंडिकेटर्स के थ्रू समझाया गया है, डेमोग्राफिक, ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ। अब ये होते क्या हैं, डेमोग्राफिक तो आपको पता ही है, डेमोग्राफी होगा सेक्स रेशो, फर्टिलिटी रेट, अर्बेनाइजेशन, डेंसिटी, एनुअल ग्रोथ, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। बेटा ये डाटा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं। बट ये डाटा आपको क्वेश्चन में लिख के आ सकता है, उसमें वो बोल सकता है कि इसकी कंपैरेटिव स्टडी करो। जैसे वो पूछे कि अगर डेमोग्राफिक, ये आपको टेबल दिया, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे दिस टेबल शोज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान रिगार्डिंग डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इंक्लूड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, सेक्स रेशो, फर्टिलिटी रेट, अर्बेनाइजेशन। ठीक है, ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफिक। विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दिस टेबल इट शोड, क्या पॉपुलेशन शो कर रहा है, कौन सी पॉपुलस कंट्री है, चाइना एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर आप बता सकते हो सबसे कम एनुअल ग्रोथ किसकी है पॉपुलेशन में, 0.46 इज चाइना। ठीक है, टॉपेस्ट कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। ऐसे आप अलग अलग पॉइंट बना के इसकी कंपैरेटिव स्टडी दे सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि एक याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एज पर हैविंग ब्रिस्क लुक ऑन द टेबल डेमोग्राफिक डाटा इज शोड अबव। जैसे आप ये लाइन याद कर सकते हो, ब्रिस्क लुक, ये इसी टेबल की एक्सप्लेनेशन है। कैसे लिख सकते हो आप, एज पर हैविंग ब्रिस्क लुक ऑन द टेबल डेमोग्राफिक डाटा इज शोड अबव। इंडिया हैज़ हाइएस्ट डेंसिटी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। साथ में आपको रीज़न भी देना पड़ेगा कि इंडिया की डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोथ रेट ज़्यादा है पॉपुलेशन का। मोर ओवर चाइना इज़ मोस्ट डेवलप्ड कंट्री एज कम्पेयर टू इंडिया एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। आपको जब भी ये टेबल आए, अगर आपने इस टेबल को एक्सप्लेन करा तो उसके रीजंस भी आपको देने पड़ेंगे, जैसे इस टेबल में मैंने लिखे हैं। ठीक है, आप शुरू वैसे ही कर सकते हो, मैंने जैसे पहले बताया कि ये टेबल क्या शो कर रहा है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में इंक्लूड है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ, डेंसिटी। ऐसे आप बोल के आगे ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये टेबल किसके बारे में है।
और ये किस चाइना की ग्रोथ क्यों ज़्यादा है, रीजंस भी देने हैं अगर आप एक भी पॉइंट उठाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कि पर इंडिया चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी, इसलिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। 1979 में ये पॉलिसी आई थी ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को बोला गया था टू हैव वन चाइल्ड ओनली, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था 1980 में। रूरल पेरेंट्स को अलाउ किया गया सेकेंड चाइल्ड इफ़ फर्स्ट चाइल्ड वॉज डॉटर, ठीक। अगर डॉटर है पहला बच्चा तभी वो सेकेंड इशू कर सकते थे। नेक्स्ट है ये पॉलिसी 35 ईयर्स तक चली थी चाइना में। आफ्टर दैट इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करा गया था इन 2016 में, क्योंकि एल्डरली पीपल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। दैट्स वाई ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू करी गई और पेरेंट्स और फैमिली को अलाउ किया गया टू हैव 2 चिल्ड्रन। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ग्रोथ इंडिकेटर। ग्रोथ में आता है जीडीपी। जीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जीडीपी ग्रोथ रेट। चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जीडीपी के रिगार्डिंग, और जीडीपी को मेजर किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंगली। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? इट शोज द इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर, दैट इज क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज कैन बी बॉट विद कॉमन यूनिट ऑफ मनी। यानी कि कॉमन यूनिट ऑफ मनी होना चाहिए ताकि एक्सचेंज करना ईजी हो जाए, उसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखो, इंडिया की करेंसी है रुपी, पाकिस्तान की रुपी, चाइना की युआन, पर जो कॉमन करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी, दैट इज यूएस डॉलर। सो जीडीपी को अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया जाए तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। जीडीपी, जितनी भी कंट्रीज़ की जीडीपी है उन्हें यूएस डॉलर में एक्सप्रेस किया जाता है, इसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होना चाहिए जिससे हम एक कॉमन यूनिट वैल्यू ऑफ करेंसी होना चाहिए जिससे हम जीडीपी को शो कर सकें डिफरेंट कंट्रीज़ की, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी डिफरेंट होती है। अगर कॉमन यूनिट नहीं होगा तो कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इसी के अंडर एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन परसेंटेज। ये 2 सालों का डाटा है, लर्न करना है कर लो, नहीं तो इसे जैसे मैंने पहले ही बताया टेबल्स आपको क्वेश्चन में लिख के आएंगे, आपको उस टेबल को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे ये टेबल किसका है? एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी का, ठीक है। 2 साल का डाटा है, 80 से 90 का, 15 से 17 का। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों कंट्रीज़ का है एनुअल ग्रोथ रेट। देखो तीनों कंट्रीज़ का एनुअल ग्रोथ रेट, इसका सबसे ज़्यादा था चाइना का, अब सबसे ज़्यादा है इंडिया का। आप इसे कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? 3 सेक्टर हैं ना हमारे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ये टेबल है। और वर्कफोर्स किस में ज़्यादा है, ठीक है, ये भी आपको लिख के आ सकता है। जैसे अब इसी टेबल को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, तो आप कैसे करोगे? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है? चाइना की इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा चाइना की है इंडस्ट्रीज़ में, पाकिस्तान की है एग्रीकल्चर में, ठीक है, और इंडिया में है सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन। अब रीजंस क्या हैं? पाकिस्तान उतनी डेवलप कंट्री नहीं है, उसके पास मीन्स ऑफ इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर की नहीं है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर लोकेटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसके पास मशीन टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस है, दैट्स वाई ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ऊपर है तीनों कंट्रीज़ में। हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, इसलिए सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर है, ठीक है। ऐसे रीजंस भी देने पड़ेंगे आपको, क्लियर। नेक्स्ट है साइज ऑफ इकोनॉमी। अब चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के अकॉर्डिंगली, 22.5 ट्रिलियन है इसका। इंडिया दूसरे नंबर पे है, इसका 41% है चाइना की जीडीपी का, दैट इज़ $9.03। पाकिस्तान की जीडीपी है $0.94 ट्रिलियन। देखो बेटा, अब जीडीपी मैंने आपको पीपी बताया ना अभी, परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो तीनों कंट्रीज़ की जीडीपी को हमने डॉलर में लिखा है, डॉलर में, तीनों कंट्रीज़ की,
जीडीपी को। एक कॉमन यूनिट ऑफ करेंसी होना चाहिए ताकि इजीली हम कन्वर्ट कर सके और कंपैरेटिव स्टडी हो सके, इसलिए कॉमन यूनिट ऑफ करेंसी होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। और कौन सा है परचेजिंग पावर पैरिटी? यूएस डॉलर। इसका लास्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आते हैं बेटा, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटाइजेशन, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, इस सब का डाटा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में। इसे भी आप वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने आपको बोला, हैव अ ब्रिस्क लुक on the above table which shows a human development indicator. It includes different indicators. आप बता सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, ठीक है जी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप समझते हो ना, मैक्सिमम लिविंग एज करंट है वो इंडिया की 69.7, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? चिल्ड्रन लिविंग, डेथ रेट बिलो चिल्ड्रन 1 ईयर, बच्चों की डेथ रेट है 1 साल से कम बच्चों की डेथ रेट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। आप बोल सकते हो इसमें सबसे कम है चाइना की। क्यों कम है वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? क्योंकि उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान सबसे ज़्यादा है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, ईच एंड हॉस्पिटल्स आर वेल फर्निश्ड हैं, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड है, दैट्स वाई वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। मतलब ऐसे आपको कंपैरेटिव स्टडी देनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी टेबल पेपर में आ गया तो, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। एक मैं आपको इसकी टाइमलाइन बता देती हूँ। ये टाइमलाइन ध्यान से पढ़ लेना कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए थे। 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में 51 में आए, चाइना में 53 में आए, पाकिस्तान में 56 में आए, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कब आया था? चाइना में 58 में। ग्रेट पॉलिटी एंड कल्चरल रेवोल्यूशन कब आया था? 1965 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स की टाइमलाइन है। 1970 में क्या हुआ था? कैपिटल गुड्स की नेशनलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान में। 21-25 में 14 5 ईयर प्लान आ गया। 18 से 23 में 12 5 ईयर प्लान पाकिस्तान का था। 12 से 17 12 5 ईयर प्लान इंडिया का था। इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में 1991 में आए, उसमें पाकिस्तान में 88 में आए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब सेटअप हुए थे चाइना में? 1979 में। 1 चाइल्ड पॉलिसी कब आई थी? 1979 में। और चाइना के रिफॉर्म्स कब आए थे? 1978 में। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट ईयर्स रिगार्डिंग द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से करना, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम्स में। थैंक यू वेरी मच।